हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विथ एम जी शर्मा में। तो दोस्तों, आज के सेशन में हम लेकर उपस्थित हैं घटना चक्र द्वारा प्रकाशित टो सीरीज, जिसकी श्रृंखला में क्रम संख्या है 8, यानी 8वें प्रैक्टिस सेट को लेकर उपस्थित हैं। तो चलिए आज के प्रश्नों को देखते हैं, जिसमें हमारा पहला प्रश्न है। पहला प्रश्न देख लेते हैं। तो ये कुछ इस प्रकार से है दोस्तों। पहला प्रश्न कहता है कि लक्षद्वीप का मिनिकॉय द्वीप भारत के किस पड़ोसी देश का हिस्सा था? तो ये किस देश का हिस्सा था? तो मिनिकॉय की बात करें अगर, तो मिनिकॉय द्वीप जो है लक्षद्वीप का सबसे दक्षिणी द्वीप है और ये द्वीप 9 डिग्री चैनल के पास में है। पहले ये मालदीव का हिस्सा था। तो पहले ये मालदीव का हिस्सा था, तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा, मालदीव। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा है प्रश्न संख्या 2। भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो केंद्र शासित प्रदेश की अगर बात करते हैं तो भारत का जो सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है वो लक्षद्वीप है। इसका जो क्षेत्रफल है, वो क्षेत्रफल की अगर बात करते हैं दोस्तों, तो यह है 32 वर्ग किलोमीटर। 32 वर्ग किलोमीटर यह है। और लद्दाख जो है सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है। और ये जम्मू और कश्मीर जो है, यानी जम्मू और कश्मीर दूसरे स्थान पर है, लद्दाख सबसे बड़ा है और जम्मू और कश्मीर दूसरे स्थान पर है। और सबसे छोटे की अगर बात की जाए तो सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश जो है वो लक्षद्वीप है। तो फिलहाल इसका जो आंसर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन, लद्दाख। सबसे बड़ा की बात कर रहा है तो लद्दाख हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा राज्य त्यौहार युग्म सही नहीं है, ये बताना है। तो ऑप्शन दिए गए हैं, गुड़ी पड़वा महाराष्ट्र में होता है, बैसाखी उत्तर प्रदेश है, छठ पूजा बिहार है और दुर्गा पूजा पश्चिम बंगाल है। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑप्शन बी की बात करते हैं तो बैसाखी जो है उत्तर प्रदेश, ये सम्मिलित नहीं है, क्योंकि बैसाखी पंजाब का प्रमुख त्यौहार है। कहाँ का है? पंजाब का है। पंजाब का ये प्रमुख त्यौहार है और यहाँ लिखा गया है उत्तर प्रदेश, इसलिए सम्मिलित नहीं है। और गुड़ी पड़वा जो है महाराष्ट्र का है, छठ पूजा जो है बिहार में होता है और दुर्गा पूजा पश्चिम बंगाल में होता है। तो ये इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की अगर बात करते हैं तो नेक्स्ट हमारा दिया गया है, ये है प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 की बात करते हैं तो परितंत्र में विभिन्न स्तरों पर रहने वाली विभिन्न प्रजातियों के ऊर्ध्वाधर वितरण को कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? तो दोस्तों इसको स्तर विन्यास कहा जाता है। उदाहरण के तौर पर अगर देखा जाए तो एक जंगल में वृक्ष सर्वोपरि ऊर्ध्वाधर स्तर होता है और झाड़ियाँ द्वितीयक होती हैं। झाड़ियाँ जो होती हैं वो द्वितीयक प्रकार की होती हैं, अर्थात द्वितीयक ऊर्ध्वाधर होती हैं। और झाड़ियाँ जो जंगल में वृक्ष होते हैं वो प्रथम होते हैं। इसी प्रकार जो जड़ी बूटियाँ हो एवं घास मिलते हैं वो धरातलीय स्तर पर निवास करती हैं। तो इसका जो फिलहाल सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। 4 का प्रश्न, चौथे प्रश्न का जो ऑप्शन होगा वो सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। तो चलिए दोस्तों 5वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 5वें नंबर की अगर बात करते हैं तो इसमें हमारा जो क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन कहता है भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो दोस्तों मनाया जाता है वो 25 जनवरी को मनाया जाता है। 25 जनवरी को ये मनाया जाता है और भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा ये राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब बात कर लेते हैं इस बार के मतदाता दिवस की थीम की। तो दोस्तों वो थीम है, जो थीम का नाम है वो है वोट जैसा कुछ नहीं। इस बार की जो थीम थी यानी 2023 की, तो वो था वोट जैसा कुछ नहीं। इसका था वोट जैसा, इसको लिख लेते हैं, वोट जैसा कुछ नहीं, ये इसकी थीम थी। और दूसरा जो स्टेटमेंट था वो था वोट, यानी वोट जरूर डालेंगे हम, जरूर डालेंगे हम, ये इसकी थीम थी। अर्थात अंग्रेजी में अगर कहा जाए तो नथिंग लाइक वोटिंग, आई वोट फॉर श्योर। नथिंग लाइक वोटिंग, आई वोट फॉर श्योर, ये इसकी थीम थी। लिख लेते हैं एक बार, नथिंग, नथिंग लाइक वोटिंग, वोटिंग, आई वोट फॉर श्योर, ये इसकी थीम थी जो इस बार की थी। और ये दोस्तों
25 जनवरी 2023 को 13वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 6वां नंबर। 6वें नंबर की क्वेश्चन की अगर बात करते हैं तो भारत की फिल्म टेलीविजन संस्था कहाँ स्थित है? तो वो दोस्तों पुणे में स्थित है। कहाँ स्थित है? पुणे में स्थित है। और ये भारतीय फिल्म टेलीविजन संस्थान है और इस संस्थान को भारत सरकार एवं सूचना प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत जो है ये स्वशासी संस्था है। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि रूमी दरवाज़ा कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन दिए गए हैं भोपाल में, लखनऊ में, आगरा में और ग्वालियर में। तो दोस्तों रूमी दरवाज़ा जो है वो स्थित है लखनऊ में। ये लखनऊ में स्थित है। और रूमी दरवाज़ा जो है इसके ऊंचे सभी दरवाजे का निर्माण नवाब आसफउद्दौला के शासनकाल के दौरान हुआ था, जो कि 1784 से 86 के बीच में हुआ था। 1784 से 86 के बीच में हुआ था दोस्तों ये। और इसे तुर्की गेट भी कहा जाता है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन बी के साथ जाएगा लखनऊ। लखनऊ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न हमारा है प्रश्न संख्या 8। 8 नंबर की अगर बात करते हैं तो यह है आत्मकथा माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ, यानी माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ मूल रूप से किस भाषा में लिखी गई है? तो दोस्तों माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ जो है ये महात्मा गांधी की आत्मकथा है, जो कि मूल रूप से गुजराती भाषा में लिखी गई है। तो गुजराती में लिखी गई, ऑप्शन सी के साथ जाएंगे। सी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है प्रश्न संख्या 9। प्रश्न संख्या 9 की अगर बात करते हैं तो विधान परिषद किसी साधारण विधेयक को निम्नलिखित में से किस अवधि तक रोक सकती है? तो इसकी अवधि की अगर बात की जाए तो दोस्तों ये संविधान के अनुच्छेद 197 के तहत धन विधेयक से भिन्न विधेयक यानी साधारण विधेयक के अंतर्गत इसको विधान परिषद प्रथम बार 3 माह तक और विधानसभा द्वारा पुनः पारित किए जाने पर 1 माह तक, कुल मिला के कुल 3 और 1 4 माह तक ये रोका जा सकता है। तो फिलहाल इसका जो उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा 4 माह, मतलब 3 + 1 माह तक। तो 3 + 1 4 माह तक इसको रोका जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब दोस्तों बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला हमारा है 10वां नंबर। 10वां नंबर देख लेते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की विशेषता नहीं है? तो ये इसका ऑप्शन हो जाएगा सेवा परियोजन। सेवा परियोजन जो है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की विशेषता नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट हमारा है 11 नंबर। 11 नंबर क्वेश्चन की अगर बात कर लेते हैं तो किस देश ने वस्तु और सेवा कर सबसे पहले लागू किया था? तो यानी जिसको कहते हैं जीएसटी यानी गुड्स सर्विस टैक्स। तो वस्तु एवं सेवा कर जो सबसे पहले लागू करने वाला देश है वो फ्रांस है। कौन सा देश है दोस्तों? वो फ्रांस देश है, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अर्थात जो फ्रांस ने जब लागू किया तो ये किस सन में किया? तो ये 1954 में ही लागू कर दिया था, जो आते आते अपने इंडिया में अब जाके लागू हुआ है। तो ये 1954 में ही फ्रांस ने लागू कर दिया था। 11वां का जो सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रांस। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है 12वां नंबर। 12वें नंबर क्वेश्चन की अगर बात कर लेते हैं तो भारतीय रिजर्व बैंक ने सूक्ष्म वित्त अध्ययन तथा उस पर सुझाव हेतु एक समिति का गठन किया था। तो इसके अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष की बात करें तो ये YH मालेगाम है, आबिद हुसैन है, बिमल जालान है और राकेश मोहन है। तो इन ऑप्शन के हिसाब से अगर देखा जाए तो ये YH मालेगाम जो है इसके सही हो जाएंगे, सही अध्यक्ष होंगे। अर्थात उस समय के अध्यक्ष थे जो वर्ष 2010-11 में प्रथम सूक्ष्म वित्त संस्थाओं द्वारा ऋणों की वसूली के लिए ये अनुचित व्यवहार अपनाने तथा इनके व्यवहारों को अपनों में इन व्यवहारों के कारण कुछ जो है किसानों द्वारा आत्महत्या कर लिए जाने पर यह देखते हुए RBI ने सूक्ष्म वित्त क्षेत्र में अध्ययन करके और उस पर सुझाव हेतु YH मालेवाल की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया था। तो ये समिति थी, तो उसके अध्यक्ष थे YH मालेगाम। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 13 नंबर। अब 13 नंबर की अगर बात करते हैं तो मीरा सेठ समिति का संबंध किससे था? तो दोस्तों ये हथकरघा विकास से था। हथकरघा विकास से इसका संबंध था। और हथकरघा क्षेत्र की विकास के संबंध में अगर बात की जाए तो इसमें मीरा सीट समिति का गठन किया गया था। इसमें जनवरी 1995 में केंद्रीय कपड़ा मंत्रालय ने अपनी सिफारिशें सौंप दी थी। चलिए आगे बढ़ते हैं 14 नंबर।
14 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं तो सूची फर्स्ट और सूची सेकंड में मिलान करना है और कूट भाषा का जो प्रयोग किया गया है इसके आधार पर ये मिलान कर देते हैं। तो एक सूची फर्स्ट दिया है, सेकंड दिया है। अब इसका मिलान कर लेते हैं। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना आयोग जो है ये 1951 से 56 के बीच में था। 1951 से 56 के बीच में प्रथम पंचवर्षीय योजना आयोग थी। और तृतीय की अगर बात करें तो तृतीय जो थी वो 1961 से 66 के बीच में थी। और चतुर्थ पंचवर्षीय योजना की बात की जाए दोस्तों तो चतुर्थ जो थी वो 1969 से 74 के बीच में थी। और जो छठी पंचवर्षीय योजना थी ये थी 1980 से 85 के बीच में। अब जानकारी के तौर पर ए बी सी ये लिख लेते हैं और नंबरिंग कर लेते हैं। तो ए का हो जाएगा दूसरा, बी का हो जाएगा तीसरा और सी का हो जाएगा चौथा और डी का हो जाएगा पहला। यानी 23 और 41। 23-41 देख लेते हैं किस ऑप्शन में पड़ेगा। तो 23-41 मित्रों अगर हमारा जो पड़ेगा तो वो पड़ेगा बी ऑप्शन में। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन की तरफ रुख करते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा है दोस्तों 15 नंबर। अब 15 नंबर क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो ध्वनि निम्नलिखित में से किस माध्यम से तीव्रता से गुजरती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ठोस में। पहले तो ये ठोस में अधिक मात्रा में होती है, उसके बाद द्रव में और फिर एट लास्ट में गैस में होती है। माध्यमों में ये ठोस द्रव गैस तीनों में होती है, लेकिन किसी में अधिक होती है, यानी ठोस में अधिक होती है, द्रव में कम होती है और गैस में सबसे कम होती है। तो ध्वनि की चाल का जो घटता हुआ क्रम है इस प्रकार लिख लेंगे। तो पहले लिखेंगे ठोस, उसके बाद लिखेंगे द्रव, उसके बाद लिखेंगे गैस। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है 16 नंबर। तो 16 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है। तो कौन सा एंजाइम जो लार में पाया जाता है तो इसका ऑप्शन दिया गया है। यह है लैक्टोज है, डायस्टेज है, सुक्रोज है और टाइलिन है। तो इसके अगर सही की बात करें तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा जो कि टाइलिन दिया गया है। टाइलिन इज राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा 17 नंबर क्वेश्चन है कवकों का अध्ययन कहा जाता है। तो दोस्तों कवकों का अध्ययन जो कहा जाता है ये कहा जाता है माइक्रोलॉजी। माइक्रोलॉजी कहा जाता है कवकों का अध्ययन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट हमारा है प्रश्न संख्या 18। प्लास्टिक की बोतलें एक बहुलक की बनी होती हैं जिस क्या कहते हैं पीईटी कहा जाता है। पीईटी का विस्तारित रूप क्या है। तो पीईटी की अगर विस्तारित रूप की दोस्तों बात करें तो यह है पॉलीथिलीन टेरिफ्लेट, यानी पॉलीथिलीन टेरिफ्लेट। तो इसका सही जवाब हो जाएगा जो कि ऑप्शन ये में दिया गया है। ये इज करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो 19 नंबर कहता है निम्नलिखित में से किसे एप्सम साल्ट के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों ये होता है, ये आपका मैग्नीशियम सल्फेट होता है जो कि ऑप्शन डी में दिया गया है। मैग्नीशियम सल्फेट जो है ये आपका एप्सम साल्ट के नाम से जाना जाता है। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 20 नंबर की बात कर लेते हैं। तो 20 नंबर कहता है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किस भौतिक अधिकार के अंतर्गत आती है। क्या समानता का अधिकार के अंतर्गत आती है, स्वतंत्रता का अधिकार होता है, सांस्कृतिक और गैर शैक्षणिक जो अधिकार होते हैं, या संवैधानिक उपचार का अधिकार होता है। तो मित्रों इसका सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, स्वतंत्रता का अधिकार राइट आंसर होगा। स्वतंत्रता का अधिकार जो होगा वो सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं 21 नंबर। अब 21 नंबर की बात करते हैं। तो भारत की संविधान सभा का जो प्रारूप समिति थी उसके अध्यक्ष कौन थे। तो दोस्तों उसके अध्यक्ष थे वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर 22 नंबर। तो 22 नंबर कहता है लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। तो दोस्तों जो लोकसभा के सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। 5 वर्ष का होता है और ये ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 5 वर्ष। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट है 23 नंबर। 23 की बात करते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन से भारतीय संसद के संगठक हैं। तो संगठक की बात करें तो राष्ट्रपति भी है, राज्यसभा भी है और लोकसभा भी है। ये तीनों जो है इसके संगठक हैं। तो तीनों जो ऑप्शन दिया गया है वो ऑप्शन डी में दिया गया है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। तो डी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है तो उसको देख लेते हैं। तो नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 24 नंबर। दोस्तों 24 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सी समिति का प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन कहा जाता है। अर्थात कौन सी समिति है इसके प्राक्कलन समिति को जुड़वा बहन कहा जाता है। तो वो लोक लेखा समिति है। लोक लेखा समिति को
प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा 25 नंबर है। अब 25 नंबर की अगर बात कर लेते हैं दोस्तों, तो ग्राम पंचायत के निर्वाचित प्रतिनिधियों का कार्यकाल कितना होता है। तो ग्राम पंचायत के प्रतिनिधि जो होते हैं यानी प्रधान होते हैं, इनको सरल भाषा में प्रधान कहा जाता है और इनका कार्यकाल भी 5 ही वर्ष का होता है। इनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है 26 नंबर। अब 26 की बात कर लेते हैं। तो भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में महात्मा गांधी को कहाँ बंदी बनाया गया था। तो दोस्तों बम्बई में बंदी बनाया गया था महात्मा गांधी को, क्योंकि उस समय भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में कहा जाता है। तो महात्मा गांधी को बम्बई में बंदी बनाया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा 27 नंबर। 27 नंबर क्वेश्चन की अगर बात करें तो गांधी को वन मैन बाउंड्री फोर्स कहकर किसने संबोधित किया था। तो दोस्तों माउंटबेटन ने, लॉर्ड माउंटबेटन ने इनको वन मैन बाउंड्री फोर्स के नाम से कहकर संबोधित किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा 28 नंबर। 1912 ईस्वी में जब राजधानी कलकत्ता से दिल्ली लाई गई थी, उस समय भारत का वायसराय कौन था। तो उस समय जो भारत का वायसराय था वो लॉर्ड हार्डिंग था। कौन था? लॉर्ड हार्डिंग था, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया है। डी इज राइट आंसर। चलिए 29 नंबर देखते हैं। तो 29 नंबर कहता है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी यानी इसको CSP कहते हैं, की स्थापना की गई है। तो स्थापना इसकी 1934 में की गई है। इसकी स्थापना दोस्तों 1934 में की गई है और ये बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 30वां नंबर क्वेश्चन कहता है यह इनमें से किसे फ्रंटियर गांधी कहा जाता है। तो ये खान अब्दुल गफ्फार हैं, इनको फ्रंटियर गांधी के नाम से जाना जाता है, अर्थात इनको फ्रंटियर गांधी कहा जाता है। 31 नंबर क्वेश्चन हमारा आता है। तो 31 नंबर क्वेश्चन कहता है कि महलबाड़ी व्यवस्था किसने तैयार किया था। तो वो दोस्तों होल्ट मैकेंजी ने किया था, अर्थात जो महलबाड़ी व्यवस्था थी उसको होल्ट मैकेंजी ने तैयार किया था। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। अब आते हैं 32 नंबर क्वेश्चन कहता है माउंट आबू स्थित मशहूर दिलवाड़ा मंदिर निम्नलिखित में से किस समुदाय का पवित्र तीर्थ स्थल है। तो वो जैन धर्म का पवित्र तीर्थ स्थल है, अर्थात जैनियों का जो है, जैन धर्म के लोगों का वो प्रसिद्ध जो है तीर्थ स्थल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है 33 नंबर। 33 नंबर कहता है कि कलिंग का युद्ध वर्ष में हुआ था। तो किस वर्ष में हुआ था। तो वो 261 ईसा पूर्व में हुआ था। 261 ईसा पूर्व में हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 34 नंबर। 34 नंबर देख लेते हैं। तो 34 नंबर ये कूट है, इसका मिलान करना है, सूची फर्स्ट से सूची सेकंड को मिलान करना है। और इसमें एक तरफ तो दिया गया है स्मारक, दूसरी तरफ दिया गया है निर्माता, अर्थात वो स्मारक है। और इसके निर्माता कौन कौन है। तो दिल्ली का जो अलाई दरवाज़ा है इसको अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था। बुलंद दरवाज़ा फतेहपुर सीकरी इसको अकबर ने बनवाया था। मोती मस्जिद आगरा है शाहजहाँ ने बनवाया था। और मोती मस्जिद जो दिल्ली में है इसको औरंगजेब ने बनवाया था। तो इसका तो सिंपल मिल रहा है, 1 पे 1, 2 पे 2, 3 पे 3 और 4 पे 4। तो इसका तो सबसे सरल आंसर हो जाएगा 1, 2, 3 और 4। तो 1, 2 और 3 और 4 जो हो जाएगा ऑप्शन सी में हो जाएगा। 1, 2, 3 और 4 सी इसका सही जवाब होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों 35 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। तो 35 नंबर कहता है कि वर्धन राजवंश की स्थापना किसने की थी। तो वर्धन राजवंश की स्थापना उस जो है पुष्यभूति ने की थी। पुष्यभूति ने की थी। ये ऑप्शन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं 36 नंबर। अब 36 नंबर कहता है कि भारतीय जनगणना आमतौर पर हर की जाती है। तो हर कितने साल पर की जाती है। तो ये 10 साल पर की जाती है। हर 10वें साल जो है भारतीय जनगणना की जाती है। तो 10 साल इसका सही जवाब होगा। अब 10 दिया है ऑप्शन सी में, तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं 37 नंबर। 37 नंबर क्वेश्चन कहता है कि इंडिया स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 के अनुसार देश के कुल क्षेत्रफल में कितना भौगोलिक क्षेत्र ऐसा है जिसमें वनों और वृक्षों द्वारा ये आच्छादित है। तो वो स्थान है 24.56। 24.56 है, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो 38 नंबर आ जाते हैं। 38 नंबर कहता है कि विश्व की सबसे बड़ी कोरम, जिसको रीफ ग्रेट बैरियर रीफ कहा जाता है, वो कहाँ स्थित है। तो वो दोस्तों ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। कहाँ स्थित है। ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। 39 नंबर क्वेश्चन कहता है कि सरदार सरोवर बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर है। तो सरदार सरोवर बांध जो है दोस्तों वो नर्मदा नदी है। वो कौन सी नदी पर है। नर्मदा नदी पर है। चलिए 40 नंबर देखते हैं। 40 में मिलान करना है। एक तरफ तो देश दिया है, दूसरी तरफ मुद्रा दिया है।
अब इस देश को कौन कौन से देश की मुद्रा कहाँ पर है ये इसका मिलान करना है। तो बुल्गारिया की बात करें तो वहाँ पर बुल्गारियन लेव है, और पेरू की बात करें तो पेरू दोस्तों इसमें निबोसोल है, और इजराइल की अगर बात करते हैं तो इजराइल में 9 शेकेल है, और चेक गणराज्य की बात करें तो इसमें कोरोना है। अब इसकी जानकारी के लिए सबसे पहले तो ये बी, सी और डी लिख लेते हैं और इसको नंबरिंग कर लेते हैं। नंबरिंग करने पे हमको पता चल जाएगा और सीधा उत्तर मिल जाएगा। तो ये ऑप्शन में दिया है तीसरा, ये का तीसरा हो जाएगा, बी का चौथा हो जाएगा, सी का जो हो जाएगा पहला हो जाएगा, और डी का हो जाएगा दूसरा हो जाएगा। यानी 34-12, 34-12 किस में दिया गया है चलिए देखते हैं। तो 34-12 की अगर बात करें दोस्तों तो ये दिया गया है ऑप्शन बी में, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और इंग्लिश पोर्शन को देखते हैं। तो इंग्लिश पोर्शन में कुछ पैराग्राफ दिए गए हैं, इस पैराग्राफ के आधार पर प्रश्नों के उत्तर को देना है। तो पैराग्राफ को आपको पढ़ना है और विशेष ध्यानपूर्वक पढ़ना है, क्योंकि उसी से आपको ये उत्तर यहाँ मिलेंगे। चलिए तो सीधे प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न हमारा कहता है 41 नंबर कहता है, व्हाट इज दी अपोजिट साइड ऑफ वर्ड डिस्कॉन्सुलेट। तो इसका सही जवाब हो जाएगा वो दोस्तों हो जाएगा एक्सुबेरेंट हो जाएगा। और 42 नंबर क्वेश्चन अब देखते हैं। तो 42 नंबर कहता है, ये डेबिट वर्ड ड्रॉप ये फॉर ऑफ शॉर्ट विजिट एंड लीव ये साइन ऑन ग्रांडम ऑफ पोर्च इन सी वाज नॉट एट होम। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 42 का, ये ऑप्शन बी हो जाएगा, ये हो जाएगा चुंक ऑफ डर्ट। चुंक ऑफ डर्ट इसका सही जवाब होगा। अब 43 नंबर देखते हैं। तो 43 नंबर किया है, दी गिव सिनोनिम फॉर दी वर्ड, इसका पर्यायवाची बताना है। तो पर्यायवाची शब्द दिया गया है, ये दिया गया है गैरुलोस। तो गैरुलोस का दोस्तों हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा टाल्केटिव, ये हो जाएगा टाल्केटिव यानी टाल्केटिव हो जाएगा। तो टाल्केटिव बी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। तो ये है चूज दी करेक्ट एंटोनिम्स यानी विलोम बताना है। तो मॉडेस्ट का जो विलोम हो जाएगा दोस्तों ये हो जाएगा कॉन्सेंट्रेटेड, कॉन्सेंट्रेटेड हो जाएगा, मॉडेस्ट का कॉन्सेंट्रेटेड हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 45 नंबर आ जाता है। 45 है गिव वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, यानी अनेक शब्दों के लिए एक शब्द बताने हैं। तो जिस प्रकार हिंदी में होता है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, वैसे अंग्रेजी में होता है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो ये वर्ड दिया गया है, यह पर्सन आर थिंक दैट द सेंटर ऑफ अटेंशन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों हो जाएगा साइनोस्योर, साइनोस्योर इसका सही जवाब होगा। अब आते हैं 46 नंबर क्वेश्चन पर। 46 नंबर क्वेश्चन की अगर बात करते हैं दोस्तों तो ये 46 नंबर क्वेश्चन कहता है कि चपला और चपल में समअर्थी जो समरूपी भिन्नार्थक है वो कौन है। तो चपला बिजली है और चपल मतलब होता है तेज। चपला का मतलब होता है बिजली, इसका पर्यायवाची होता है, और चपल का होता है तेज। तो ये आपका जो है इसमें समरूपी भिन्नार्थक बताना है, तो यही हो जाएगा, ये ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर। 47 नंबर देख लेते हैं। तो 47 नंबर कहता है कि विपत धन जाल, विपत धन जाल जो ये विपत जाल में कौन सी संधि है। तो संधि की बात कर लेते हैं। तो इसमें व्यंजन संधि है। कौन सी संधि है दोस्तों, इसमें व्यंजन संधि है। चलिए अगला देखते हैं। तो अगला हमारा है 48 नंबर। 48 नंबर कहता है कौन सा शब्द विष्णु का पर्यायवाची नहीं है। तो विष्णु का जो पर्यायवाची शब्द नहीं है वो है मुक्त पुरुष, अर्थात केशव, दामोदर, चक्रपाणि सभी हैं, ये मुक्त पुरुष इसका जो है ये पर्यायवाची नहीं है। चलिए अगला देखते हैं। तो अगला हमारा 49 नंबर है। 49 नंबर देख लेते हैं। तो दक्षिण, दक्षिण का जो शब्द है यानी दक्षिण शब्द है इसका निम्न में से कौन सा है। तो दक्षिण शब्द का विलोम बताना है हमको। दक्षिण शब्द का विलोम शब्द निम्न में से कौन सा है। तो ये ऑप्शन के हिसाब से अगर देखें तो दक्षिण का जो विलोम होता है वो होता है वाम, दक्षिण का होता है वाम। चलिए आगे बढ़ते हैं। 50 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 50 नंबर क्वेश्चन कहता है किनारे लगना मुहावरे का उपयुक्त अर्थ क्या हो जाएगा। तो किनारे लगना का अर्थ होता है किसी कार्य को समाप्त होना, यानी किसी कार्य का समाप्त हो जाना, ये किनारे लगना अर्थ होता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और 51 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए दोस्तों 51 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 51 नंबर में दिया गया है निम्न व्यंजक का मान ज्ञात करना है। तो इस प्रकार के अगर प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं तो ये मान के चलिए कि इसमें कोई ना कोई फार्मूला लगेगा जरूर। तो ये फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। फार्मूला देखते हैं। तो ये लिखा गया है ए गुणे, अगर इसको लिखा जाए तो ये लिखेंगे ए, चलिए इसको लिख लेते हैं
एक मिनट सेट कर लें। तो इसको लिखते हैं ए और प्लस हो जाएगा बी हो जाएगा, बटे के रूप में अगर हो जाएगा तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी हो जाएगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी हो जाएगा। तो इतना लिखने के बाद इसको हम दोबारा लिख सकते हैं। तो ए और गुणे ए प्लस बी गुणे बी बटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस ए बी लिख सकते हैं। तो इसको दूसरे रूप में अगर लिखा जाए तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब और बटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस ए बी लिखा जाएगा। और इसको अगर तोड़ते हैं यानी इसको हल करते हैं तो ये लिखा जाएगा ए प्लस बी एक ब्रैकेट में हो जाएगा, दूसरे में हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस ए बी हो जाएगा, बटा हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी हो जाएगा, दोनों कट जाएगा। तो ओवरऑल जो ये बचेगा ए प्लस बी बचेगा। और दोस्तों ए का मान जो हमारा दिया गया था, ये ए का मान दिया गया था, ये 0.8 और बी का दिया गया था 0.6। तो दोनों को जोड़ देते हैं, 0.8 को और 0.6 से जोड़ देते हैं और इसको 100 से गुणा कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 8 और 6 14 हो जाएगा। ये 14 हो जाएगा, 0.1 स्थान पर लगा देंगे एक अंक के बाद, तो ये गुणे 100 हो जाएगा। और इसको गुणा करने पर 140 हमको प्राप्त होगा, 140 प्राप्त होगा, जो कि ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन सी। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट हमारा 52 नंबर क्वेश्चन। 52 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो एस का जो 20% है और इसका 15% है, कुल मिला के 126 होता है। तो एस का मान हमको निकालना है, तो एस का मान निकाल लेते हैं। तो एस की अगर बात की जाए दोस्तों तो ये है, इसको लिख लेते हैं सबसे पहले। तो लिखने के क्रम में अगर हम लिखेंगे तो पहले लिखेंगे एस गुणे 20% और गुणे 50% यानी 15%, 15% इसको कहते हैं। तो ये होता है 126 के बराबर। अब ये गुणा कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 5 गुणे 20। इसको काट लेते हैं, छोटा कर लेते हैं यहीं पर। तो ये हो जाएगा 0 से 0 कट गया, 2 और 2 5 कट गया। तो यानी कि इसका जो मान हमको बचा, ये बचने में अगर देखा जाए तो क्या बच रहा है, तो ये बच रहा है 1/5। ये बच रहा है 1/5 और गुणे में ये कट गया तो 15, ये 5 यही 15 हो जाएगा और 5 दूनी 10 20 हो जाएगा। तो ये 3/20 हो जाएगा, गुणे 3/20 हो जाएगा और बराबर 126 के हो जाएगा। अब इसको और हल कर लेते हैं। तो दोस्तों एस को यहीं रहने देते हैं, इसको 126 इधर है और इसको लाते हैं तो ये हो जाएगा 20 पंचे 100 हो जाएगा और बटे के रूप में 3 हो जाएगा, 100 हो जाएगा और बटे के रूप में 3 हो जाएगा। तो 3 से इसको काट देते हैं, 3 चौक 12 हो जाएगा और 3 कलर पहले चेंज कर लेते हैं। तो इसको ये हो जाएगा 3 का नम 3 हो जाएगा और 3 चौक 12 हो जाएगा और 3 दूनी 6 यानी 42 गुणे 100 हो जाएगा। तो कुल हो जाएगा 42 गुणे 100। तो ये हो जाएगा 4200 और 4200 जो कि हमारे ऑप्शन में दिया गया है डी में, तो डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 42 का जो यानी 4200 इसका आंसर आएगा, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया है। तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। तो अगला हमारा 53 नंबर की बात कर लेते हैं। तो ये दिया गया है दोस्तों, ये कहता है निम्नलिखित में से कौन सी भिन्न सबसे छोटी होगी। तो 3/5 है और 5/6 है, 2/3 है और 4/5 है। तो इन भिन्नों को सबसे पहले तो हल कर लेना है और उसके बाद जो मान आता है उसको लिख देना है। तो 3/6 को अगर हल करते हैं तो ये 0.6 होता है। इसी प्रकार 5/6 यहाँ वाले को हल करते हैं तो 0.83 होता है और 2/3 को अगर हल करते हैं तो इसका मान आता है 0.66 और 4/5 को अगर हल करते हैं तो 0.8 आता है इसका। अब इसकी छोटी भिन्न की बात करें तो मान के हिसाब से अगर देखने पर हमको मिलता है कि जो 3/5 है वो सबसे छोटी भिन्न है, बाकी सब बड़े बड़े हैं। तो सबसे छोटी भिन्न अगर होगी तो छोटी भिन्न की बात करते हैं तो वो 3/5 हो जाएगा, 3/5 जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। इसको दूसरे मेथड से भी लगाया जा सकता है। तो चलिए दूसरा मेथड देख लेते हैं क्या है। इसको सबसे पहले लिखते हैं 3/5, फिर लिखते हैं 5/6, फिर लिखते हैं 4/5। तो इसमें देखते हैं कि अंतर जो है, अंतर आपको मिल रहा है अंतर 1 1 का मिल रहा है।
दो हो गया, एक हो गया, एक हो गया। तो ऐसे क्रम में जो बड़ा होगा वो बड़ा होगा, छोटा होगा जो छोटा होगा। तो बड़ा जो हो जाएगा ये 5/6 हो जाएगा और छोटा हो जाएगा 3/5। तो 3/5 हमारा उत्तर आ रहा है 3/5, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। ऑप्शन ए में चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट है 54 नंबर। 54 नंबर क्वेश्चन कहता है यह 6 संख्याओं में प्रथम 5 संख्याओं का योग छठी संख्या का 7 गुना है। यदि उन संख्याओं का औसत 136 है तो छठी संख्या का मान ज्ञात करना है। तो मान लेते हैं कि जो छठवीं संख्या है, छठवीं संख्या की अगर बात करें तो x मान लेते हैं। अब ये आता है 7x + x। 7x + x बराबर हो जाता है 6 × 136 हो जाएगा। अब ये जोड़ने पर 8x होता है, बराबर हो जाएगा 136 को अगर हम 6 से गुणा करते हैं तो ये 816 हो जाएगा और ये बटे में 8 हो जाएगा। तो 8 × 8 और 8 दूनी 16, ये कट पिट करके कुल मिला के 102 आ जाएगा। 102 और 102 जो दिया गया है वो ऑप्शन बी में दिया गया है। ऑप्शन बी में दिया गया है तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ये कहता है छठवीं संख्या हमारी कौन सी हो जाएगी, 102 हो जाएगी। चलिए 55 नंबर देख लेते हैं। तो 55 नंबर कहता है कि 60 विद्यार्थियों की एक कक्षा में 60% छात्र हैं। यदि 25% छात्राएं साइकिल से स्कूल आती हैं तो कितनी छात्राएं साइकिल से स्कूल नहीं आती हैं। तो चलिए इसको दिया देख लेते हैं। तो कुल विद्यार्थी अगर मान लेते हैं, कुल विद्यार्थी जो है वो कुल 60 हैं और छात्रों का जो प्रतिशत है, छात्रों का जो प्रतिशत अगर बात करें तो ये 60% है। अब छात्राओं का प्रतिशत बात करते हैं तो 100 में से कुल परसेंटेज जो हमारा होता है वो 100 होता है और 100 में से 60 निकाल देंगे तो 40% आ जाएगा। तो 40% जो हमारा निकल करके आ गया। और छात्राओं की संख्या की अगर बात करते हैं तो ये 60 का, क्योंकि वो 60 था पहले और 60 का 40% निकाल लेते हैं। तो 60 का जब 40% हम निकालेंगे तो 60 × 40/100 हो जाएगा, 0 0 कट जाएगा तो ये 6 चौको 24 बच जाएगा। इसका जो मान आएगा वो 24 हो जाएगा और 24 में ही ये हमको मिल गया। तो अब 24 को क्या करते हैं, साइकिल से स्कूल आने वाली छात्रों का जो परसेंट है वो 24 निकल के आया। ये 24 निकल के आया। फिर कहता है 25% छात्राएं साइकिल से स्कूल आती हैं। तो 24 का 25/100 यानी 24 का 25% निकाल देते हैं। तो 25 × 25 और 25 चौका 100, 4 × 4, 4 × 6 24। ओवरऑल जो संख्या निकल के आई वो 6 आई। तो कुल तो 6 जो आने वाली छात्राएं थी वो 24 थी और नहीं आने वाली जो निकल के आए वो 6 हैं। जो आने वाली कुल निकल के आए 6 हैं। तो कुल मिला के साइकिल से ना आने वाली छात्राएं अगर 24 से 6 निकाल देंगे तो 18 बच जाएगा और 18 हमारा जो करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला हमारा 56 नंबर। 56 नंबर क्वेश्चन कहता है मित्रों, 56 नंबर कहता है कि गोलू भोला का पुत्र है, शीतल गोलू की पुत्री है, चित्रा दिलीप की पुत्री है और दिलीप भोला का भाई है। चित्रा का शीतल से क्या संबंध है? ये ब्लड रिलेशन से जो रीजनिंग पोर्शन से दिया गया है। तो सबसे पहले कहता है कि जो गोलू है भोला का पुत्र है। तो यहाँ लिखते हैं गोलू। गोलू किसका पुत्र है? तो वो भोला का पुत्र है। ये पुत्र लिख लेते हैं, यहाँ लिख देते हैं भोला। ये भोला का पुत्र है। फिर कहता है शीतल गोलू की पुत्री है। तो गोलू की पुत्री जो है वो शीतल है। शीतल यहाँ लिख देते हैं क्योंकि गोलू की पुत्री है, यहाँ लिख देते हैं पुत्री। स्टेप बाय स्टेप समझते चलना है। फिर कहता है कि चित्रा दिलीप की पुत्री है। तो यहाँ एक पुत्री लिख लेते हैं, यानी चित्रा नाम है इसका। तो चित्रा, इसको मिटा के चित्रा लिख देते हैं, इसको मिटा करके चित्रा लिख देते हैं। और ये किसी की पुत्री है तो चित्रा यहाँ लिखते हैं, अर्थात ये दिलीप की पुत्री है, दिलीप को यहाँ लिख देते हैं। और फिर कहता है कि दिलीप भोला का भाई है। तो दिलीप भोला का भाई, तो यहाँ भोला का भाई हो जाएगा। अब ये हमारा आ गया कि भोला है, भोला का भाई दिलीप है और दिलीप की पुत्री चित्रा है और भोला का जो पुत्र है वो गोलू है और गोलू की पुत्री शीतल है। तो शीतल और चित्रा का जो संबंध हमको बताना है तो ये इसकी भतीजी हो जाएगी और उसकी बुआ हो जाएगी। तो बुआ इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा 57 नंबर। 57 नंबर क्वेश्चन ये रीजनिंग का पोर्शन है, जो कि
कैलेंडर से दिया गया है। तो कहता है कि यदि 20 जनवरी 2013 को बुधवार था तो 28 फरवरी 2016 को सप्ताह का कौन सा दिन था। तो देख लेते हैं कि कौन सा दिन था। तो इसमें देखा जाए अगर तो जो 2 वर्ष यानी साधारण वर्षों में अगले वर्ष की तारीख पिछले वर्ष की अपेक्षा एक दिन उसमें आगे बढ़ता जाता है। तो अगर 20 फरवरी को मान लेते हैं, 20 फरवरी 2014 को अगर गुरुवार था यानी बृहस्पतिवार था तो 20 फरवरी 2015 को कौन सा दिन होगा। तो एक बढ़ जाएगा तो ये शुक्रवार हो जाएगा, शुक्रवार हो जाएगा। इसी प्रकार 20 जो है फरवरी 2016 को हो जाएगा तो ये शनिवार हो जाएगा, एक बढ़ता चला जाएगा, ये पहले ही बताया गया है। अब आते हैं तो 28 फरवरी देख लेते हैं 16 को। तो 20 फरवरी 2016 को अगर शनिवार है तो 28 फरवरी 16 को 20 फरवरी से 8 दिन आगे है तो विषम दिन हो जाएंगे 8 - 7, तो एक दिन विषम दिन हो जाएगा। तो 28 फरवरी 2016 को कौन सा दिन हो जाएगा। तो रविवार हो जाएगा, रविवार हो जाएगा और रविवार इसका आंसर हो जाएगा। तो ये ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए आगे देखते हैं। तो 58 नंबर है। 58 नंबर कहता है कि असंगत का चयन करना है यानी असंगत को अलग करना है। तो ये दिया है परिस्थितिक विज्ञान और मायोलॉजी, त्वचा विज्ञान, नेत्र विज्ञान। तो परिस्थितिक विज्ञान दोस्तों जो होता है इसको कहते हैं इकोलॉजी, इसको कहते हैं इकोलॉजी। इकोलॉजी होता है ये अन्य सभी से भिन्न है। क्यों भिन्न है? क्योंकि इकोलॉजी में पूरे परिस्थितिकी तंत्र का अध्ययन किया जाता है, संपूर्ण परिस्थितिकी तंत्र का अध्ययन किया जाता है इसमें। और जो ऑप्शन हमारे दिए गए हैं ये मायोलॉजी है, त्वचा विज्ञान है और नेत्र विज्ञान है। तो इसमें मानव शरीर के जो भाग हैं उनका अलग अलग अध्ययन किया जाता है और इकोलॉजी में पूरे पार्ट का जो अध्ययन किया जाता है। तो इसमें थोड़े छोटे छोटे पार्ट जो है उनके अलग अलग अध्ययन किए जाते हैं, लेकिन जो संपूर्ण का किया जाता है इसीलिए सबसे भिन्न है। तो भिन्न है तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन ये हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा परिस्थितिकी विज्ञान। अब आते हैं 59 नंबर क्वेश्चन पर। तो 59 नंबर क्वेश्चन हमारा कहता है कि निम्नलिखित प्रश्न कथन दिए गए हैं और इन कथनों के बाद निष्कर्ष भी निकाले गए हैं। निष्कर्षों को पढ़ें और फिर तय करें कि निष्कर्षों में कौन सा निष्कर्ष सामान्य रूप से ज्ञात तथ्यों के परवाह किए बिना कथनों का तार्किक अनुसरण करता है। तो कथन दिया गया है, कथन में दिया गया है कि सभी पौधे शाक हैं। तो ये डायग्राम बना लेते हैं। तो एक इसको बना लेते हैं पौधा यानी पी फॉर प्लांट कर देते हैं। और ये सभी जो है शाक हैं, सभी पौधे क्या हैं, शाक हैं। फिर ये कहता है कि सभी पेड़ झाड़ियाँ हैं, यहाँ छूट गया, सभी पौधे शाक हैं। तो सभी पौधे शाक बन गया। कुछ शाक पेड़ हैं तो कुछ शाक का हिस्सा ले लेते हैं, यहाँ पेड़ हैं, ये पेड़ हैं। उसके बाद फिर कहता है सभी पेड़ जो हैं वो झाड़ियाँ हैं, तो पूरे को ले लेंगे तो ये झाड़ियाँ हो जाएगा, सभी पेड़ झाड़ियाँ हो जाएगा। अब ये हमारा डायग्राम बन के तैयार हो गया। अब निष्कर्ष में कहता है कि कुछ झाड़ियाँ पौधे हैं, तो झाड़ियाँ यहाँ हैं, पौधा यहाँ है, तो इसका कोई संबंध नहीं है। तो ये जो इसका हो जाएगा इसका कोई संबंध नहीं है। फिर दूसरा कहता है कि कुछ झाड़ियाँ शाक हैं, तो कुछ झाड़ियाँ जो है यहाँ है और शाक है, तो ये सही हो जाएगा क्योंकि ये पोर्शन यहाँ तक आता है, तो दूसरा सही हो जाएगा। तो प्रश्न में अगर देखा जाए और इसमें कुछ पेड़ पौधे हैं, तो कुछ पेड़ जो दोस्तों हैं वो पौधे नहीं हैं, तो ये तीसरा भी गलत हो जाएगा। तो इसका ओवरऑल जो आंसर हमारा आएगा वो दूसरा आ जाएगा। दूसरा कहता है कि केवल सेकंड जो है अनुसरण करता है, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। केवल सेकंड वाला अनुसरण करता है यानी पहला गलत है। इस तरह है, पहला गलत है, दूसरा सही है, तीसरा गलत है, तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब 60 नंबर देखते हैं। तो 60 नंबर कहता है कि एक निश्चित कुश भाषा में TYR को 65 के रूप में कोडित किया जाता है, GAP को 26 के रूप में कोडित किया जाता है और YMOJO को इस प्रकार जो है कोडित किया जाएगा। तो चलिए सबसे पहले TRI को 65 से मिलान करते हैं, फिर GAP को 26 से मिलान करते हैं और जैसे पैटर्न हमारा फॉलो होता है उसी के आधार पर हम आगे बढ़ते हैं। तो देखते हैं TRI की बात करते हैं। अगर TYR की बात करते हैं, ये TYR है। तो दोस्तों T का जो क्रमांक होता है वो 20 होता है, Y का होता है 25 और R का होता है 18। ओवरऑल इसको जोड़ने पर हमें मिलता है
तो 8 5 13 हो गया, और 2 1 3, 2 5 और 6 हो गया, यानी कुल मिला 63 हमको लाना। कितना है? 65। तो 2 जोड़ देंगे, 63 में अगर 2 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 65। इतनी बात तो समझ में आ रही होगी। फिर दूसरा है GAP गैप। तो गैप में G का होता है 7, A का होता है 1, P का होता है 16। इसको जब जोड़ेंगे तो 16 1 17, 17 और 7 ये हो जाएगा दोस्तों 24। 24 में 2 जोड़ देंगे तो 26 हो जाएगा। 26 भी हमारा मिल रहा है। अब इसका पता हमको चल गया कि कौन सा पैटर्न इस पर फॉलो होता है। तो M और J लिखते हैं इसको। तो M का होता है 13, O का होता है 15 और J का होता है 10। इसको जोड़ लेते हैं। तो इसमें जोड़ते हैं 3 5 8, 8 हो गया, और 1 1 2 1 3 हो गया। कुल मिला के हमारा जो आ गया मान वो 38 आ गया। सब में 2 जोड़े हैं तो इसमें भी 2 जोड़ देंगे तो ये 40 हो जाएगा। 38 में 2 जोड़ दिए तो 40 हो जाएगा, और 40 हमारा क्या हो गया? ये आंसर हो गया, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 61 नंबर है। 61 नंबर की अगर बात करते हैं दोस्तों, तो 61 नंबर कहता है, 61 नंबर हमारा कहता है, यह है उत्तर प्रदेश में महात्मा बुद्ध कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की स्थापना किस जिले में की जाएगी? तो ये किस जिले में की जाएगी? तो ये कुशीनगर में की जाएगी। उत्तर प्रदेश में महात्मा बुद्ध जो कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय बन रहा है, तो उसका जो स्थापना किया जाना है वो कुशीनगर में किया जाना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, ये है दोस्तों 62 नंबर। अब 62 नंबर की अगर बात करते हैं तो इसमें दिया गया है, विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 में कांस्य पदक किस भारतीय खिलाड़ी ने जीता है? तो खिलाड़ी की अगर बात करते हैं दोस्तों, तो वो खिलाड़ी हैं आपके HS प्रणय। HS प्रणय, जो कि डी ऑप्शन में दिया गया है, तो डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 63 नंबर। 63 नंबर की अगर बात करते हैं तो अगस्त 2023 में संपन्न फीफा महिला विश्व कप 2023 का खिताब किस देश ने जीता है? तो देश की बात करें तो वो देश हो जाएगा स्पेन। स्पेन बी ऑप्शन में दिया गया है, तो बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अब सीधे बढ़ते हैं 64 नंबर पे, और 64 नंबर कहता है, 64 नंबर की अगर बात करते हैं तो 64 नंबर दोस्तों कहता है कि कमल के फूल की नई प्रजाति नमो 108 को किस संस्थान द्वारा विकसित किया गया है? तो वो संस्थान है CSIR, जो NBRI लखनऊ में स्थित है। CSIR जो NBRI लखनऊ से संबंधित है, तो ये इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ये। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है 65 नंबर। चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ जिला का पुरस्कार किस जिले में प्रदान किया गया है? तो दोस्तों प्रदान किया गया है वो गंजाम, ऑप्शन ये इसका हो जाएगा, गंजाम इसको प्रदान किया गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 66 नंबर। 66 नंबर देख लेते हैं। तो यह विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो ये 161वां स्थान प्राप्त हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं 67 नंबर। तो जून 2023 में इसे विश्व मौसम विज्ञान संगठन की पहली महिला महासचिव नियुक्त किया गया है। किसको नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों वो नियुक्त किया गया है सेलेस्टे साउलो को। सेलेस्टे साउलो हैं जिनको जून 2023 में विश्व मौसम विज्ञान संगठन का पहली महिला महासचिव नियुक्त किया गया है। अब आते हैं 68 नंबर पर। तो 68 नंबर क्वेश्चन हमारा कहता है कि सितंबर 2023 में सूर्य के अध्ययन के लिए इसरो द्वारा लॉन्च किए गए मिशन का क्या नाम है? तो ऑप्शन में दिया गया है भास्कर फर्स्ट, आदित्य फर्स्ट, रवि P फर्स्ट और आदित्य L फर्स्ट। तो इसका जो नाम है दोस्तों वो आदित्य L1 है, यानी फर्स्ट कह लीजिए, 1 कह लीजिए। तो ये है आदित्य L1। आदित्य L1 जो है वो सितंबर 2023 में सूर्य के अध्ययन के लिए इसरो ने इसे लॉन्च किया है, और इस मिशन का नाम है आदित्य L1, जो कि सूर्य के अध्ययन के लिए भेजा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है अगस्त 2023 में LOC के पास भारत के पहले पोस्ट ऑफिस का उद्घाटन जम्मू और कश्मीर के किस जिले में किया गया है? तो जिला दोस्तों है, जिले की बात करें तो वो कुपवाड़ा है। कौन सा जिला है? कुपवाड़ा जिला है। अब आते हैं 70 नंबर क्वेश्चन पर। तो 70 नंबर क्वेश्चन हमारा कहता है कि राष्ट्रीय हथकरघा दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो वो 7 अगस्त को मनाया जाता है। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस प्रतिवर्ष 7 अगस्त को मनाया जाता है। इस
वीडियो के बाद जस्ट जो है दोस्तों हमारा दिवस पर जो है वीडियो आने वाला है, जो कि बन करके तैयार है। और उसमें जनवरी से लेकर के दिसंबर तक जितने भी आपको दिवस देखने को मिलते हैं यानी इम्पोर्टेंट हैं परीक्षा की दृष्टि से, वो करवाए गए हैं और आपको चैनल पर लोड कर दिया जाएगा। चैनल से आप उसको पढ़ सकते हैं और टेलीग्राम से उसका PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो के बाद जस्ट वीडियो वो लॉन्च होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट हमारा है, ये आ जाता है दोस्तों 71 नंबर। तो 71 में कुछ पैसेज दिया गया है, इस पैसेज को पढ़ लेना है और इसी पैसेज के आधार पर जो है जैसे जैसे पैसेज में दिया गया है उसी के आधार पर उत्तर को देना है। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं और प्रश्न को देख लेते हैं। पैसेज तो आपको पढ़ लेना है। 71 नंबर है, तो सामाजिक आर्थिक बदलाव में किस तरह वाहनों को प्रभावित किया है। तो उसका सही जवाब हो जाएगा वो हल्के वाहनों का प्रयोग होने लगा है। हल्के वाहनों का प्रयोग होने लगा है, जो कि आपके इस पैराग्राफ में मिलेगा पढ़ने पर। तो इसको ध्यान से पढ़ना है। 72 नंबर देखते हैं, घोड़ों के पैरों के किस रूप में सजाया जाता है, यानी घोड़ों के पैरों को किस रूप में सजाया जाता है। तो वो सजाया अगर जाता है तो कैसे सजाया जाता है, काशीदाकारी युक्त वस्त्र से सजाया जाता है। अब आते हैं 73 नंबर क्वेश्चन पे। तो 73 नंबर कहता है कि तांगा किस रूप में इक्के से अलग वाहन है। तो ये भारी और बड़ा वाहन होता है। तांगा जो होता है ये इक्के से अलग वाहन है, ये भारी और बड़ा वाहन होता है। 74 नंबर देखते हैं, यह है परिवहन के साधन का इस्तेमाल किसके अनुरूप किया जाता है। तो ये सामाजिक प्रतिष्ठा के अनुरूप किया जाता है। किसके अनुरूप किया जाता है, सामाजिक प्रतिष्ठा के अनुरूप किया जाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा है 75 नंबर, तांगे और इक्के में कितने प्रकार होते हैं। तांगा और इक्का जो है इनके प्रकार बताने हैं, तो वो 3 प्रकार के होते हैं। ये सारे क्वेश्चन के आंसर आपको पैराग्राफ में दिए गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक पैराग्राफ और दिया गया है, इस पैराग्राफ में इसको पढ़ लेना है, उसके बाद में इसी के आधार पर उत्तर देना है। तो सर्दियों के दिन थे, एक बालक सुबह के समय अकेला स्कूल जा रहा था। रास्ते में एक स्टेशन था, वो रेल की पटरी के पास से गुजर रहा था कि अचानक उसकी नज़र रेल की पटरी पर गई और उखड़ी हुई थी पटरी। बालक ने घड़ी देखी, गाड़ी जो है आने वाली थी। उसने सोचा कि अगर गाड़ी इस पटरी पर से गुजरती है तो इसका भयंकर परिणाम हो सकता है। अभी वो इससे आगे सोच ही में नहीं पाया था कि गाड़ी सीटी सुनाई दी। बस फिर क्या था, बालक ने सामने एक लक्ष्य था, मुसाफिरों की जान बचाना, और देखते ही देखते इंजन दिखाई देने लगा। बालक कूदकर दोनों पटरियों के बीच खड़ा होकर अपनी कमीज हिलाने लगा। तो ड्राइवर की नज़र उस बालक पर पड़ गई और उसने ब्रेक लगा दी पहले ही, लेकिन गाड़ी बिल्कुल बालक के पास आकर रुकी। ड्राइवर ने क्रोध से पूछा, तुम्हें अपनी जान की कोई परवाह नहीं है, गाड़ी क्यों रोकी। बालक ने रेल से उखड़ी हुई पटरी दिखाई और कहा, अगर मैं ऐसा नहीं करता तो सैकड़ों लोगों की जान चली जाती। ये पैसेज है, इस पैसेज के आधार पर उत्तर देना है। तो 76 नंबर का जो प्रश्न है ये कहता है कि लोगों की जान बचाने के कार्य बच्चे के किस गुण को प्रकट करता है। तो क्या उसके त्याग को प्रकट करता है, धैर्य को करता है, उत्साह को करता है, या परहित को करता है। तो वो परहित को करता है, अर्थात वो बच्चा जो है सबकी जान बचाने के लिए पर उपकार में आया और सबका जान जो है बचाने की कोशिश की। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है 77 नंबर। 77 नंबर कहता है, बच्चे ने घड़ी क्यों देखी। तो घड़ी देखने का तात्पर्य उसका था कि रेल कब आएगी, यानी ट्रेन कब आएगी। तो इसे पता चल जाता है कि ट्रेन का आने का समय होगा, तो रेल आने का समय हो रहा था, घड़ी देखी उसने। 78 नंबर क्वेश्चन आ जाता है। तो 78 है, बच्चे का कमीज हिलाना व्यक्त करता है कि बच्चे की सूझबूझ को व्यक्त करता है, या बेवकूफ़ी को करता है, या शरारत को करता है, या असावधानी को। तो वो बच्चे की सूझबूझ को करता है, वो बच्चे की सूझबूझ को करता है। अब अगर किसी के सामने भी ऐसी परिस्थिति हो तो हमेशा ये ध्यान रखना कि कोई लाल कपड़े हों, लाल जो है कलर का हो, उसको ले जाकर आपको दौड़ना है, उसको लेकर के, तो ट्रेन जो है रुक जाएगी। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला हमारा है 79 नंबर। 79 नंबर कहता है, रेल ड्राइवर को क्रोध क्यों आया। तो इसलिए क्रोध है कि बच्चे की ज़िंदगी का सवाल था, क्योंकि बच्चा, उसने सोचा होगा कि बच्चे ने जो शरारत की है, लेकिन ऐसा नहीं था, बच्चे की सूझबूझ थी और वो लोगों की जान बचाना चाहता था। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है 80 नंबर। 80 नंबर कहता है कि टूटी पटरी को देखकर ड्राइवर के मन में बच्चे के प्रति क्या आया होगा। तो बच्चे शाबाशी देने का भाव आया होगा,
यानी शाबाशी देने का भाव आया। तो दोस्तों ये रहे आज के 80 प्रश्न, और 81 से लेकर के और 100 तक के जो प्रश्न है वो कैलकुलेटिव है, और उसका जो है मैराथन जल्द ही लिया जाएगा। मैं कोशिश करूँगा कि 5-5 क्लास करके या 4-4 क्लास करके या 2-2 जैसे भी बैठे उसको जो हल करवाया जाएगा। तो आज की क्लास यही समाप्त करते हैं। तो दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए धन्यवाद। हाँ, चैनल को आप अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि अगला वीडियो जब अपलोड हो तो सूचना आपको मिलता रहे। तो चलिए फिर चलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।